सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो अब से हम लोग हिस्ट्री का एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं और वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आधुनिक इतिहास। एक बार हम लोग नज़र डालते हैं कि अब तक हमने इतिहास में क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ा, यानी कि एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, जहाँ से आपका प्रीलिम्स के लिए 5 क्वेश्चंस मेंशन है और मेंस के लिए एक 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ा, जहाँ से आपका प्रीलिम्स के लिए 5 क्वेश्चंस और मेंस के लिए एक 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर आधुनिक भारतीय इतिहास, जो हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में बाद में मेंशन करेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने प्रीलिम्स के लिए जो 5 क्वेश्चंस है वो हमने कंप्लीट पढ़ा और मेंस के लिए जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको भी हमने कंप्लीट पढ़ा, यानी कि 40 मार्क्स के लिए भी हम लोग तैयार हैं और ये 5 क्वेश्चन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। कंप्लीट हो चुका है, जितना सारा टॉपिक मेंशन है सिलेबस में हमने कंप्लीट किया। और एक कंप्लीट पोर्शन को जो हमने पढ़ा वो है आपका झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास, यहाँ से आपका मेंस के लिए 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है और मेंस के लिए जितना टॉपिक मेंशन था उसको हमने कंप्लीट किया। अब मध्यकालीन में, तो मध्यकालीन के लिए हमने प्रीलिम्स के लिए जो 5 क्वेश्चन आता है ये हमारा कंप्लीट है, लेकिन मेंस के लिए हमने सारा कुछ नहीं पढ़ा। हमने वही सब चीज़ों को पढ़ा जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जिनमें दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, यही 2 प्रमुख हैं। तो दिल्ली सल्तनत को तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया और मुगल वंश भी हमारा लगभग कंप्लीट ही है। और जितना क्वेश्चन आपको कराया गया है संभवतः इसी के इर्द गिर्द आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। और मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन और मेंस के लिए 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जिनमें हम लोग प्रीलिम्स वाला सारा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और मेंस के लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ PYQ हो सके तो मैं करवा दूँगा, अदरवाइज़ अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का मेंस वाला पोर्शन अगर आप स्किप कर लेते हैं तो भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कोई 2 क्वेश्चन ही बनाना है, जिनमें प्राचीन भारतीय इतिहास हमने कंप्लीट कर रखा है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आप एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक झारखंड से सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमने कंप्लीट करवा रखा है। और आवश्यकता पड़ेगा तो एक आध क्वेश्चन मैं और ऐड करूँगा। झारखंड में कुछ क्वेश्चन हमें ऐड करना होगा, एक आध क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, ताकि आपका इन दोनों पोर्शन से किसी भी हाल में कोई क्वेश्चन ना छूटे। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इसमें भी हम लोगों ने इतना कुछ कर लिया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप बना लेंगे। अगर आपका पढ़ाया हुआ टॉपिक से अगर नहीं रह पाता है क्वेश्चन मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जितना हमने पढ़ाया है, तब प्राचीन भारतीय इतिहास और झारखंड का इतिहास से ही आपको क्वेश्चन बनाना होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप चारों पोर्शन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, हालांकि उसका आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं कि JPSC का जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना वास्ट सिलेबस है ना, कि अगर आप सिर्फ हिस्ट्री को ही अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा ना, सारा पोर्शन, 4 पोर्शन है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और झारखंड, तो पता चलेगा कि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने बन जाएगा। फिर बाकी सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी पोबेट है, फिर साइंस टेक है, इकोनॉमिक्स है, खोटा है, या फिर जो भी लैंग्वेज पेपर आप सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक क्वालिफाइंग पेपर भी है। तो इसीलिए
सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने वही सब कंटेंट को आपके सामने पेश किया है जहाँ से आपको एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनाना इजी होगा। तो चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक में आते हैं और आज का जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वो है आपका प्रांतीय स्वायत्त राजवंश। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जितना सारा कंटेंट है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे यहीं पे तो ऑलमोस्ट आप अभी नहीं, मतलब जो टॉपिक मेंस में शामिल है उस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को जितना सारा कंटेंट हमने यहाँ पे दे रखा है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग खुद से 150 से 200 वर्ड लिख सकते हैं खुद से। जैसे कि 1857 की क्रांति हो गया, गांधी जी के बारे में हो गया, गांधी जी के जितने सारे आंदोलन थे, ये सब हमने सारा चीज़ों को अच्छे से रखा है ताकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे यहीं पे और अच्छे से समझेंगे तो आप खुद से लिख पाएंगे। करीब 200 वर्ड तक तो लिख लेना चाहिए अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हिस्ट्री में अब तक क्या क्या हो चुका है। तो जैसे ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हमने पढ़ा था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसमें हमने आखिरी चैप्टर पढ़ा था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य का जो आखिरी टॉपिक था वो था आपका 1761 का पानीपत युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध। इस युद्ध में क्या होने वाला था? इस युद्ध में उस टाइम के अकॉर्डिंग ये होने वाला था कि जितने सारे उस टाइम राज्य थे उनमें से नहीं पता था कि कौन सा राज्य का उदय होगा, लेकिन इतना ज़रूर पता चल चुका था कि किसका साम्राज्य अब नहीं चलेगा। मतलब समझ में आया होगा आपको कि अंग्रेज आ चुके थे उस टाइम, अंग्रेज आ चुके थे, साथ ही मुगल वंश बिखर रहा था और इधर मराठा साम्राज्य था। मराठा साम्राज्य भी बिखर रहा था पानीपत युद्ध के बाद। तो मुगल साम्राज्य वापस आएगा, ना मराठा साम्राज्य आएगा, ना अंग्रेज आएगा, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं था। देखिए, ये बात हमने गलत बोल दिया। 3 वंश था, देखिए समझिए यहाँ पे। एक था आपका मुगल साम्राज्य में पतन की स्थिति आ चुका था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज आ चुका था और आपका ये मराठा साम्राज्य ये तो पूरी तरीके से बिखर चुका था। पानीपत का तीसरा युद्ध ये डिसाइड कर दिया था कि अब किसका साम्राज्य नहीं चलेगा और वो था आपका मराठा शक्ति बिखर चुका था। मराठा अब अंग्रेजों के अधीन आ चुका था मराठा साम्राज्य। उनमें से बचा अब मुगल और अंग्रेज। तो अंग्रेज धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित करते गया और संपूर्ण भारत में किस प्रकार से कब्जा किया ये हम लोग अभी से देखना प्रारंभ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने वही लिखा है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र प्रतीकात्मक रह गए, क्योंकि मुगल वंश भी पतन की स्थिति में आ चुका था, हमने पढ़ा था। और औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब ये बोल सकते कि एक अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके बाद तो साम्राज्य खत्म ही हो चुका था लगभग। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा और मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों पर अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, जिससे कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। इन स्वतंत्र राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। सिंपल सा हमने लिखा है कि जब मुगल साम्राज्य पतन की स्थिति में आ चुका था और इधर मराठा शक्ति कमज़ोर हो चुका था, कमज़ोर क्या खत्म ही हो चुका था, क्योंकि 1761 का पानीपत युद्ध ये डिसाइड कर दिया था। मतलब ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए साबित हुआ। किस बेसिस पे बोल सकते हैं
क्योंकि 1761 का पानीपत युद्ध के बाद मराठा शक्ति अब चलने वाला नहीं था। तो किसका चलने वाला था, इसका स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि अंग्रेज भी आ चुका था और उधर मुगल वंश भी था, है ना। लेकिन मुगल वंश कमज़ोर था और कमज़ोर होने के कारण और विशाल साम्राज्य होने के कारण राज्य सब धीरे धीरे स्वतंत्र होता चला गया। और जितने सारे राज्य स्वतंत्र हुए उन सभी राज्यों में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित करता गया। देखिए हुआ क्या, और एक बार समझिए। मुगल है, मुगल साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था, लेकिन जब शासक अयोग्य होता है ना तो विशाल साम्राज्य टूटने लगता है। यह हमने मौर्य वंश में भी देखा था और हिस्ट्री में आपको लगभग सभी चीज़ों में ये घटना मिलेगी। तो मुगल वंश था बहुत बड़ा। जैसे ही औरंगजेब का टाइम पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद जितने सारे शासक होते हैं सब अयोग्य होते हैं, जिस कारण से इसका फ़ायदा उठाता है सभी अंग्रेज सब उठाता है, और भी पेशवा भी उठाया था, हमने देखा था। तो हम लोग देखते हैं कि मुगल वंश जब इतने बड़े साम्राज्य पर एक योग्य शासक नहीं होगा तब सारा राज्य टूटने लगेगा, और टूटा भी। अलग अलग राज्य, छोटे छोटे राज्य स्थापित होते चले गए, और जो जो राज्य अलग हुआ उन सभी राज्यों में अंग्रेजों का कब्ज़ा होता चला गया। अब अंग्रेज किस प्रकार से कब्ज़ा किए अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं अवध राज्य। अंग्रेज मौका में चौका मारते हैं, जब देखते हैं शासक शक्तिशाली है तो वो इंतज़ार भी करते हैं कि इस शासक का टाइम पीरियड कब ख़त्म होगा, है ना। वो लोग के अंदर धैर्य भी बहुत ज़्यादा होता है। देखिए अवध राज्य, तो यहाँ से आपका टॉपिक जो शुरू हो रहा है ये आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमने केवल प्रीलिम्स के लिए ही चीज़ों को रखा है ना। जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा हम वहाँ पे मेंस का भी कंटेंट को यहीं पे ऐड कर देंगे। तो अवध के संस्थापक शहादत खान थे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कीजिए, याद रखना है शहादत खान। इन्होंने अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में मुगलों से अलग होकर किया, लखनऊ को राजधानी बनाया। इसमें आपको याद क्या रखना है, तो शहादत खान थे अवध के संस्थापक, और राजधानी जो था वो लखनऊ था। अभी भी है यूपी का राजधानी लखनऊ, लेकिन उस टाइम अवध था। आगे है शहादत खान अवध के पहले नवाब थे। शहादत खान आपका संस्थापक भी थे और पहले नवाब भी थे। नवाब यानी कि वही राजा को यहाँ पे नवाब बोला जा रहा है। नेक्स्ट है शहादत खान के बाद उसके पुत्र सफदरजंग और शुजाउद्दौला के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। देखिए नाम सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, चाहे मिडेवल हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, कुछ कुछ नाम आपको परेशान कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे शुजाउद्दौला है, एक जगह आपको सिराजुद्दौला मिलेगा, है ना। तो सफदरजंग और शुजाउद्दौला के बीच उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ शहादत खान के बाद। तो जब युद्ध हुआ तो जीता कौन, तो जीता आपका शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला नवाब बन गया। उसके बाद इसी प्रकार से अवध का राज चलता गया। जो अंतिम नवाब बने वो थे वाजिद अली शाह। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, और अंग्रेज़ों के नज़र में ये थोड़े से थे अयोग्य, वाजिद अली शाह, है ना। तो अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह के ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया, है ना। कुशासन का आरोप लगा दिया, और कुशासन का आरोप लगा करके उसको कैद कर लिया। अब अगर एक राज्य का, देखिए राज्य तो बहुत बड़ा नहीं है, अवध राज्य था उस टाइम, मुगल बड़ा सा साम्राज्य था, तो वहाँ से छोटा छोटा राज्य टूटता गया, और उसके बाद जो वहाँ का नवाब बना, देखा कि जो नवाब थोड़ा सा अयोग्य मिलता है अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज उसको बंदी बना लेते हैं, कुछ मतलब षड्यंत्र रचा के फंसा के जैसा भी हो। तो इस पर कुशासन का आरोप लगा के कैद कर लिया। जैसे कैद कर लिया तो राज्य हो गया खाली। तो राज्य खाली हुआ नहीं था, खाली किया गया था ताकि अंग्रेज कब्जा कर सकेंगे, और अंग्रेज कब्जा कर लिया, है ना। तो यहाँ पे कुशासन का आरोप लगा करके उसको कैद कर लिया, और कैद करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। किसका,
वाजिद अली शाह का, जो अंतिम नवाब थे अवध के। तो उसकी पत्नी जो थी बेगम हजरत महल, वो कुछ नहीं कर सकी, अकेले क्या करते, कुछ नहीं कर सकी। तो ये अपना जो भड़ास है, अपना जो गुस्सा है, वो 1857 की क्रांति में निकालेगी। तो इसीलिए उसकी पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व किया। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आउट होता है कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें अवध के क्षेत्र से किसने नेतृत्व प्रदान किया था इस विद्रोह में। तो याद रखना है बेगम हजरत महल। बस इतनी सारा चीज़ आपको अवध में पढ़ना है। देखिए पढ़ना तो बहुत कुछ है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है ना। हिस्ट्री और जीएस अपने में समंदर होता है। हमने यहाँ पे अपने से फ़िल्टर करके उन सारी चीज़ों को रखा है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है। फालतू का टॉपिक हमने ऐड नहीं किया है। तो अवध राज्य में एक बार समअप करते हैं, क्या याद रखना है। संस्थापक शहादत खान, राजधानी लखनऊ, प्रथम नवाब यही शहादत खान। शहादत खान का मृत्यु हुआ, फिर उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है सफदरजंग और शुजाउद्दौला के बीच में। जीतता कौन है, शुजाउद्दौला। और जैसे शुजाउद्दौला विजय होता है उसके बाद शासन चलता जाता है। अंतिम नवाब बनते हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह पर अंग्रेज कुशासन का आरोप लगा करके उसको कैद कर लेता है और अवध पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। और इसकी पत्नी जो थी बेगम हजरत महल, इसने 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को अवध से नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट है हैदराबाद। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी, याद रखना है। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चिनक्लिस खान था, चिनक्लिस खान। और इसने हैदराबाद में आसफ जाही वंश की नींव रखी थी। फिर 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया था। ये तो हमने मराठा साम्राज्य में भी पढ़ा था। बाजीराव प्रथम जो थे मराठा पेशवा, वह हैदराबाद पर आक्रमण किया था। और मराठा सेना और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में कौन सा संधि हुआ था, पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। और संधि हुआ था मुंशी शिवगांव की संधि, लिखा है हमने। तो मराठा सेना और हैदराबाद के निज़ाम के बीच एक संधि हुआ, संधि का नाम था पालखेड़ा, सॉरी संधि नहीं था, युद्ध हुआ था, पालखेड़ा का युद्ध मराठा सेना और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में। कब हुआ था, 28 फरवरी 1728 को। और इस युद्ध में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने निजाम को हरा दिया, यानी कि जीतता कौन है, मराठा साम्राज्य। और जैसे जीतता है तो यहाँ का जो निजाम रहता है उससे एक संधि करता है। तो बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क यानी कि चिनक्लिस खान को हराया और एक संधि किया, मुंशी शिवगांव की संधि। तो मुंशी शिवगांव की संधि के तहत जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य हैदराबाद के निज़ाम पर भारी पड़ा और कुछ डील हुआ होगा आपस में। और फिर झलकी की संधि होता है उसके बाद, कब, तो 1752 में। तो 1752 में हैदराबाद के निज़ाम और पेशवा आता है इस बार बालाजी बाजीराव। सबसे पहले आता है बाजीराव प्रथम, जिसने निजाम को वहाँ पे हराया था, निजाम उल मुल्क को। उसके बाद 1752 में आता है मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ये। और बालाजी बाजीराव और यहाँ का जो निजाम रहता है उसके बीच में एक संधि होता है, झलकी की संधि। अब झलकी की संधि के तहत क्या हुआ, तो हैदराबाद पर मराठों का अधिकार हो गया। देखिए शॉर्ट में 2 संधि आपको याद रखना है। सबसे पहला मुंशी शिवगांव की संधि। इसमें क्या हुआ, तो इसमें मराठों को नहीं तो ऐसा समझिए,
जो मराठा साम्राज्य था वो हैदराबाद पर भारी पड़ गया और एक संधि हुआ, मुंशी सेवगांव की संधि। मराठा साम्राज्य का कुछ कंडीशन को मानना पड़ा। किसको मानना पड़ा? हैदराबाद के निज़ाम को। उसके बाद होता है झलकी की संधि। झलकी की संधि के तहत पूरा का पूरा हैदराबाद, ये पूरा का पूरा हैदराबाद किस में मिल गया? मराठा साम्राज्य में। यानी कि मराठों का अधिकार स्थापित हो गया हैदराबाद पर, है ना। ये दो संधि आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट करते हैं। मुंशी सेवगांव की संधि के तहत मराठा साम्राज्य पर हैदराबाद पर मराठों का अधिकार स्थापित हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं होता है। झलकी की संधि के तहत पूरी अधिकार हो जाता है। किसका? मराठों का। कहाँ पे? हैदराबाद में। मुंशी सेवगांव की संधि के तहत सिर्फ संधि होता है, लेकिन झलकी की संधि के तहत पूरा का पूरा हैदराबाद किस में समा जाता है? मराठों में। या फिर मराठा साम्राज्य का जो अधिकार है, मराठा साम्राज्य का जो मराठों का जो अधिकार है वो हैदराबाद पर स्थापित हो जाता है। तो झलकी की संधि के तहत हैदराबाद पर मराठों का अधिकार हो गया। क्लियर है? अब हमने मराठा साम्राज्य में अच्छे से पढ़ के रखा है कि किस प्रकार से पानीपत युद्ध के बाद अंग्रेज मराठों पर कब्जा करेंगे या फिर कर चुके हैं, है ना। यानी कि हुआ क्या? हैदराबाद सबसे पहले मराठों का अधिकार होता है। हैदराबाद पर अधिकार हो गया मराठों का, और मराठों पर अधिकार किसका होता है? अंग्रेजों का। और इस प्रकार से इनडायरेक्ट तरीके से हैदराबाद पर अधिकार कब स्थापित होता है? अंग्रेजों का। जब कंप्लीट मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के हवाले हो गया तो हैदराबाद भी तब मराठों में ही ना मिल चुका था। तो इस प्रकार से हैदराबाद पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो वही हमने लिखा है कि 1818 आते आते मराठा शक्ति समाप्त हो गई और मराठा क्षेत्र पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। देखिए, एक संधि है सहायक संधि, है ना। ये क्या चीज़ है? तो ये अंग्रेजों की एक नीति है, एक संधि है। इसमें क्या हो मतलब इसमें क्या होता था, थोड़ा सा समझ लीजिए और कुछ याद रख लीजिए। तो लॉर्ड वेलेजली ने इसको लाया था, इसको आपको याद रखना है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा भारत में लाया गया था। तो लॉर्ड वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC और भारतीयों के बीच में एक संधि हुई थी, मतलब एक संधि थी सहायक संधि। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद था। याद रखना है, भारतीय शासक हैदराबाद के निज़ाम था। हैदराबाद तो राज्य है। निज़ाम ने सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। इतना आपको याद रखना है। सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय रियासत के बीच सहायक संधि लाया गया था, मतलब सहायक संधि को अपनाया गया था, या फिर लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसको मतलब लाया गया था बोल सकते हैं। और सबसे पहले जो इसको मानने वाला राज्य था वह हैदराबाद के निज़ाम था या फिर हैदराबाद था, याद रख सकते हैं। तो 2-3 चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लीजिए। एक, लॉर्ड वेलेजली जो इस संधि को लाया था, इस संधि का प्रयोग किया था कहाँ, किसने? सबसे पहले हैदराबाद ने। और ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। अब इसमें था क्या क्या चीज़, तो थोड़ा लॉन्ग था टॉपिक, मतलब लॉन्ग है, उतना लॉन्ग आपको नहीं समझना है। सीधा सीधे याद रख लीजिए कि इस संधि के तहत क्या होता था। देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। सहायक संधि एक ऐसा संधि था जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का फ़ायदा हो,
अंग्रेज अपना फ़ायदा चाहते थे इस संधि के तहत। इसीलिए उसने इस संधि के तहत जो कुछ शर्तें रखा, मतलब कुछ शर्तों को रखा था, उनमें से एक प्रमुख शर्त ये था कि भारतीय शासक जो था ना, उस टाइम का भारतीय शासक, वो अपने राज्य में ब्रिटिश सेना को रखेगा, ब्रिटिश सेना को रखेगा, और इसका सारा खर्च भी भारतीय सेना ही उठाएगा, है ना। तो ये एक प्रमुख रीज़न था। और भी बहुत सारा रीज़न है, सॉरी रीज़न नहीं, पॉइंट, मतलब और भी बहुत सारा पॉइंट है जो सहायक संधि के तहत रखा गया था। हर एक वो चीज़ को रखा गया था जिससे कि भारतीय संप्रभुता कमज़ोर हो जाए। संप्रभु यानी कि क्या होता है, जैसे कि अभी भारत में संप्रभु स्थापित है, यानी कि सिंपल सा समझ लीजिए कि हमारा राज्य है, हमारा शासन चलेगा, और जितने सारे विधि स्थापित होंगे, जो विधि बनेगा वो विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, वो हम भारतीय ही संविधान के अनुकूल कोई भी विधि को बना सकते हैं। किसी भी विदेश से या फिर किसी बाह्य शक्ति से या फिर बोल सकते कि विदेशी राज्य से हमें सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई भी विधि बनाना रहेगा, वो संसद से हमारे संविधान के अनुकूल विधि बन जाएगा। यानी कि हम लोग संप्रभु हैं, अपना नियम खुद ही बनाते हैं और उन्हें खुद ही लागू करते हैं। लेकिन उस टाइम अंग्रेज था और अंग्रेज संप्रभु अपने हाथों में लेना चाहता था, भारतीय संप्रभुता कमज़ोर हो जाए ये चाहता था। तो एक चीज़ यही था सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली का। चलिए, हम लोग सहायक संधि में ज़्यादा डीप आपको नहीं घुसना है, जो टॉपिक था इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे रखा। अब देखते हैं कर्नाटका। तो देखिए, अंग्रेज सबसे पहले अवध में कब्जा, अंग्रेज़ों का अवध में कब्जा हो गया, हैदराबाद पर कब्जा कर ही लिया। किस प्रकार से किया हैदराबाद पर कब्जा, तो मराठा शक्ति जब समाप्त हुआ 1818 आते आते, तब मराठों पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है, मराठा साम्राज्य पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो हैदराबाद भी तो मराठा में ही शामिल हो चुका था ना। अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक। तो याद रखिए, शहादत उल्ला खां द्वारा 1720 ईस्वी में कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी, जिसकी राजधानी आरकाट थी। याद रखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए हुआ था। अब यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है जो हमें समझना है, समझना कम याद ज़्यादा रखना है। समझना क्या है तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर के कुछ विवाद हो जाता है, विवाद का युद्ध हो जाता है, और उसका जितना चमचा सब था भारत में जितना लोग था, वहाँ युद्ध तो यहाँ भी युद्ध। तो भारत में भी युद्ध हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया में वहाँ पे मारपीट कर रहा है, तो उसका जितना भी चमचा सब था यहाँ भी भारत में भी मारपीट कर रहा है। ये रीज़न था। अब भारत में कुल 3 युद्ध हुआ जो हमें पढ़ना है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। आंग्ल यानी कि वही यूरोपीय कंपनी सब। तो सबसे पहले कर्नाटक के बारे में याद रखिए कि शहादत उल्ला खां इसके थे संस्थापक। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो यूरोप के एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, यानी कि यूरोप में जो ऑस्ट्रिया को लेकर के जो झगड़ा चल रहा था वहाँ पे, तो उसी के कंपनियाँ भारत में झगड़ा कर लिया। किसके लिए था झगड़ा, तो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए। तो कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ गए। फ्रांस कह रहा है कि ऑस्ट्रिया मेरा होगा और अंग्रेज कह रहा है कि नहीं मेरा होगा, दोनों के बीच झगड़ा। तो देखिए भारत में क्या क्या इसका प्रभाव पड़ा, प्रभाव नहीं, भारत में किस प्रकार से युद्ध हुआ, क्या क्या संधि हुआ, बस हमें वही समझना है। युद्ध कैसे हुआ, संधि क्या हुआ, बस। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला था। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर के इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच हुआ था।
जिस कारण उनकी कंपनियां भारत में युद्ध कर ली। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध एक्स-ला चैपल की संधि से समाप्त हुआ। याद रखना, ये वाला संधि इंपॉर्टेंट है। इसी संधि के तहत भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। बस इतना ही आपको याद रखना है। सबसे पहले युद्ध, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच चला था। कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया पर कब्जा करना चाहता था इंग्लैंड और फ्रांस। फाइनली क्या हुआ? एक संधि होता है, एक्स-ला चैपल की संधि, थोड़ा अल्टर नाम है, देख लीजिएगा, एक्स-ला चैपल। और इस संधि के तहत वहाँ पे युद्ध समाप्त, तो भारत में भी युद्ध समाप्त। बस इतना ही है। अब है सेकेंड आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डुप्ले याद रखिए। डुप्ले बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका था फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध में। उसको लगता था कि हम अकेले उखाड़ लेंगे पूरा युद्ध, सबको देख लेंगे अकेले। तो जिस कारण से उसका पेट नहीं भरा इस संधि के तहत, वो फिर से लड़ना चाहता था। तो सेकेंड आंग्ल कर्नाटक युद्ध का मेन कारण था इस डुप्ले, ये जो डुप्ले है ना, इसी के कारण सेकेंड आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। और परिणाम क्या निकला? कुछ नहीं निकला, डुप्ले हार गया। फिर एक संधि हुआ। संधि क्या था? पांडिचेरी की संधि। तो वही हमने लिखा है कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जीत के साथ डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तेज होने लगी। डुप्लेक्स ने स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करने और इस तरह भारत में फ्रांसीसी शक्ति को बढ़ाने के अवसरों की तलाश शुरू कर दी। उसने अंग्रेजों को हराने के लिए भी यह योजना बनाई। अंततः इसने भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले पूरा महत्वाकांक्षी हो चुका था, अंग्रेजों को हराना चाहता था। फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध में उसको लगा कि इसी युद्ध में हम अंग्रेजों को पछाड़ सकते हैं, लेकिन संधि हो गया जिस कारण से मेरा इच्छा अधूरा रह गया, तो ये युद्ध फिर से होना चाहिए। तो फिर से युद्ध किया और इस युद्ध में ये खुद पराजय हो चुका था, हार चुका था। और कौन सा संधि हुआ? पांडिचेरी के संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध एक्स-ला चैपल की संधि, आपको चप्पल बोल के भी अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हैं। याद रखने से मतलब है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाने से मतलब है। सेकंड युद्ध जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ वो पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। ये सब संधि आपका इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद है तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1763। इस युद्ध का कारण यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध को माना जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध क्या है? तो यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, याद रखना है। इसी युद्ध के दौरान 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या क्या कारण है वो? तो 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ उसमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच ये युद्ध होता है और एक निर्णायक युद्ध होता है। क्या निर्णायक युद्ध होता है? तो वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई। तो एक ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे फ्रांसीसी समाप्त हो रहा है और अंग्रेज का तो बोलबाला अभी रहेगा, क्योंकि सारा राज्यों में भी अंग्रेजों का कब्जा हो रहा है और भारत में जितने सारे कंपनियां आया था सब में अंग्रेज भारी पड़ गया। तो यहाँ पे वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसी खत्म, बचा कौन? अंग्रेज। एक इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और दूसरा आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है 1760 में हुआ वांडीवास का युद्ध, इसमें फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई और जो बचा कुचा था उसके बीच संधि हो गया, पेरिस की संधि 1763 में। और पेरिस के संधि के तहत यह युद्ध खत्म हुआ। और किसका कब्जा हुआ फाइनली? तो अंग्रेज का। तो इस तरीके से कर्नाटक पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये निकलता है कि तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के तहत आपका फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मैसूर। तो मैसूर के जो संस्थापक हैं वो है हैदर अली। कब किया था? 1761 में। हैदर अली एक योग्य शासक था
वह अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था और यही अंग्रेजों तथा मैसूरों के बीच युद्ध का कारण बना। देखिए उस टाइम अगर कोई भी भारतीय शासक अपना राज्य का विस्तार करेंगे तो अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेज आया था अपना साम्राज्य, यहाँ पे साम्राज्य नहीं, यह आया था व्यापार करने, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने। इसीलिए अंग्रेज खुद शासन नहीं करेगा बल्कि किसी और से शासन करवाएगा, किसी और से। लेकिन वो जो शासन करेगा उसको अंग्रेजों का हुकूमत मानना पड़ेगा। यानी कि ये बोल सकते हैं कि कठपुतली नवाब है ना, अंग्रेज कठपुतली नवाब बनाते थे, उसको चाहिए मुनाफा, पैसा चाहिए उसको। तो देख रहा था कि जब हैदर अली का साम्राज्य विस्तार हो रहा है, तो अगर साम्राज्य विस्तार होगा तो हैदर अली का पावर बढ़ेगा, तो अंग्रेज़ों का पावर डाउन होगा, तो ये नहीं चाहेगा अंग्रेज। तो इसीलिए अंग्रेज़ों के बीच और मैसूर शासक के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है। तो देखते हैं प्रथम मैसूर युद्ध। यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कर दीजिएगा, है ना, तो मैं एडिट करके दे दूंगा, सब में आंग्ल होगा, छोड़ गया आंग्ल तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है आपका 1767 से 1769 के बीच में। करने वाला कौन रहता है? तो हैदर अली रहता है। तो प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में 1767 से 1769 तक हुआ था, जिसका कारण था मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियाँ। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ हद तक जीत हासिल कर ली थी। आप देख पा रहे हैं हैदर अली कितना योग्य शासक है। अंग्रेजों से वो विजय प्राप्त कर लिया, वही अंग्रेज जो फ्रांसीसियों को यहाँ पे वाडिवास का युद्ध में ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे था एक ये हैदर अली। तो ये अंग्रेजों से बोल सकते एक प्रकार का जीत लिया था, अंग्रेजों से जीत हासिल कर लिया था, जिस कारण से एक संधि हुआ और इस संधि में हैदर अली ही सारा कंडीशन को रखा था। और हैदर अली ने कुछ ऐसा कंडीशन रखा ना कि अंग्रेज मानने को तैयार नहीं हुए, जिस कारण से सेकंड मैसूर युद्ध शुरू हुआ। देखिए, तो हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ कुछ हद तक जीत हासिल मतलब हाँ, जीत हासिल की थी, सही लिखा है हमने, जीत हासिल की थी। फिर 1769 को मद्रास की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। संधि याद रखना है आपको, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका समाप्त होता है। और इस युद्ध की जो जितने सारे शर्तें थी वह हैदर अली ने ही डिसाइड किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये जीता था अंग्रेजों के प्रति, मतलब अंग्रेजों से ये जीत हासिल किया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक जीत हासिल किया था, जिस कारण से सारा शर्त हैदर अली ने ही रखा था। तो अंग्रेजों को लगा कि थोड़ा सा क्या जीत हासिल कर लिया, कुछ ज़्यादा उड़ रहा है हैदर अली, तो चलिए फिर से एक बार हो जाए। तो हो गया सेकेंड मैसूर युद्ध। तो हैदर अली ने तय किया था, जिस कारण यह संधि सफल नहीं हो सका और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना। हैदर अली का जो कंडीशन सब था वह अंग्रेज नहीं माना, अंग्रेजों को लगा कि चलो फिर से एक बार युद्ध करते हैं फिर बताते हैं। तो हैदर अली पीछे नहीं हटा। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम यह हुआ कि 1782 ईस्वी में हैदर अली मारा गया। अब अंग्रेज यहाँ पे हैदर अली को नहीं छोड़े, मार ही दिए कंप्लीट। तो उसका बेटा आता है टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा, नाम है टीपू सुल्तान, युद्ध को आगे बढ़ाता है। और 11 मार्च 1784 को एक संधि होता है, मंगलोर की संधि, और इसमें टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये संधि हुआ था। और इस संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ। क्या हुआ देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच होता है, और इसमें अंग्रेज जो है हैदर अली वह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ हद तक जीत हासिल कर लेता है या फिर अंग्रेज़ों से जीत हासिल कर लेता है। लेकिन जब संधि होता है मद्रास की संधि, उसमें हैदर अली सारा चीज़ों को जितने सारे डील करना रहता है सब हैदर अली ने ही डिसाइड किया रहता है। लेकिन अंग्रेज हैदर अली के कंडीशन को या फिर जितने सारे
थे वो सब नहीं मानता है अंग्रेज, जिस कारण से होता है द्वितीय मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या परिणाम निकलता है? हैदर अली मारा जाता है। और जैसे ही हैदर अली की मृत्यु होता है उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान आगे आता है और टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाता है। और ये युद्ध है, ये आपका मंगलोर की संधि के तहत समाप्त होता है। एक युद्ध और होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने, मतलब ये युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा था, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया। और फिर एक संधि हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि। अंग्रेजों को लगा कि अभी तक मैसूर मेरा नहीं हुआ, एक युद्ध और हो जाए। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इसमें टीपू सुल्तान को भी अंग्रेजों ने मार दिया। और जैसे ही टीपू सुल्तान मारा गया, मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से मैसूर पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको संधि याद रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध संधि, मद्रास की संधि। सेकंड आपका मंगलोर की संधि। थर्ड श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा में कुछ नहीं, टीपू सुल्तान मारा गया। जब मर ही गया वो, तो और कौन सा शासक बचा? कोई तो बचा नहीं जिससे संधि हो पाए। तो पूरा का पूरा मैसूर अंग्रेजों के हवाले। नेक्स्ट है पंजाब राज्य। तो पंजाब राज्य की स्थापना सुकरचकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह ने किया था। तो ये सुकरचकिया मिसल आपका सिखों से संबंधित होता है, सिख धर्म से संबंधित होता है। और इसी से संबंधित थे आपका राजा रणजीत सिंह। इसकी राजधानी थी लाहौर। ये आपको याद रखना है कि राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और इसी ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़ाई थी। ये वही स्वर्ण मंदिर है जो आपका पंजाब में स्थित है। कहाँ पे? तो अमृतसर में पंजाब अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। और इसको बनाया था आपका गुरु रामदास ने। सिख के चौथे गुरु रामदास ने इसको बनवाना प्रारंभ किया था और अर्जुन देव के शासनकाल में ये पूर्ण हुआ था। स्वर्ण मंदिर ये आपको याद रखना है। और इस पर सोने की जो चादर है वो चढ़ाने का काम किया है रणजीत सिंह ने। फिर रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया और पंजाब में अपना राज्य स्थापित किया। बाद में उसने कश्मीर पर, मुल्तान पर और पेशावर को भी जीत लिया। यानी कि अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं रणजीत सिंह। अब मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि अंग्रेज अपना पैर फैला रहे हैं भारत में, और जब पता चलेगा कि रणजीत सिंह का साम्राज्य बढ़ रहा है तो इसको रोकने का प्रयास तो जरूर करेंगे अंग्रेज, और किया भी। देखिए यहाँ पे आपका राजधानी तो इसका लाहौर था रणजीत सिंह का, और अपना जो साम्राज्य है वो कश्मीर, मुल्तान और पेशावर इतना तक फैला चुका था। नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने यूरोपीय प्रशिक्षकों की सहायता से यूरोपीय आधार पर एक शक्तिशाली और अनुशासित सेना तैयार की। उन्होंने अपनी फौज में सिखों के अतिरिक्त गोरखों, बिहारियों, उड़ियों, पठानों, डोंगरों, पंजाबी मुसलमानों को भी भर्ती किया। यानी कि विशाल सेना भी संगठित कर रहा है। फिर 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैडकॉक आ गया अंग्रेज। चार्ल्स मैडकॉफ और रणजीत सिंह, इसके बीच में अमृतसर की एक संधि हुई। याद रखना ये संधि इंपॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि 1809 में होता है राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैडकॉफ के बीच में। अब इस संधि में क्या डील होता है समझिए। इस संधि के तहत सतलज नदी को सिख साम्राज्य और भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के बीच सीमा के रूप में तय किया गया। मान के चलिए ये सतलज नदी है, सतलज नदी। तो इस संधि में यह डील किया गया था, मतलब इस संधि के तहत ये वार्ता हुआ था कि देखिए सतलज नदी के उस साइड आपका साम्राज्य रहेगा, यानी कि रणजीत सिंह का, या फिर सीधा सीधे हम लोग बोल दें तो सिखों का।
और इसके इधर अंग्रेज़ों का। अंग्रेज इस नदी के इस साइड ही अपना स्थापित रखेंगे और उस साइड पैर नहीं रखेंगे, सीधा सीधी उधर सिख इधर अंग्रेज। सिख साम्राज्य वाले अपना जो साम्राज्य का विस्तार है या फिर अपना राज्य है वो सतलज नदी के इस साइड क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये एक प्रकार से जो बोले ना, एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि इसके साम्राज्य विस्तार पर अंकुश लगा दिया इस संधि के तहत। तो वही हमने बताया कि अंग्रेज नहीं चाहेंगे कि किसी भी भारतीय शासक का साम्राज्य बड़ा हो, कुछ ना कुछ तकनीक वो लगा ही लेंगे यहाँ पे, और लगाया। तो आपको याद रखना है ये संधि 1809 में रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में अमृतसर की संधि हुई। इसमें सतलज नदी को बॉर्डर बना दिया। इस संधि का उद्देश्य रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना था। अभी साम्राज्य पर रोक लगा रहा है, फिर उसका साम्राज्य छीन लेगा अंग्रेज, लेकिन पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे अपना पैर फैलाता है। फिर 1839 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। देखिए, अंग्रेजों को लगा कि रणजीत सिंह अभी एक योग्य शासक है, अभी इससे युद्ध नहीं करते हैं, एक मामूली सा संधि कर लिया सतलज नदी को बॉर्डर मानते हुए। अब उसके बाद रणजीत सिंह गया, कोई और शासक आया, पता चला वो भी योग्य शासक है, तो उसके बाद जो शासक आया, यानी अंग्रेज इतना वेट किया जब तक यहाँ पे कोई अयोग्य शासक ना हो जाए। जैसे ही अयोग्य शासक मिलेगा अपना रूप दिखा देगा अंग्रेज। तो ये है अंग्रेजों का नीति। तो रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला शासक बनता है खड़क सिंह। खड़क सिंह ने अपना वजीर नियुक्त किया ध्यानचंद को। ध्यानचंद को नियुक्त तो कर दिया, लेकिन क्या किया ध्यानचंद ने, खड़क सिंह को ही दिया मार के। मतलब हम आपको वजीर बना रहे हैं और आप हम ही को मार देंगे, ऐसा हुआ। खड़क सिंह अपना वजीर बनाया ध्यानचंद को, लेकिन ध्यानचंद ने खड़क सिंह को ही दिया मार के। फिर क्या हुआ, फिर अगला शासक बनता है नैनीहाल, और उसने भी अपना वजीर बनाया ध्यानचंद को। तो फिर से वही हाल होगा जो खड़क सिंह के साथ हुआ, ध्यानचंद ने इसकी भी हत्या कर दी, खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला शासक बना शेर सिंह, किंतु शेर सिंह 1844 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। शेर सिंह का 1844 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, और इनका एक अल्पायु पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है दिलीप सिंह। ये छोटा शासक है, अभी छोटा है, अल्पायु है, ये शासक बन जाता है। तो अल्पायु है तो साम्राज्य कैसे चलाएगा, कोई तो संरक्षण करने के लिए चाहिए ना। तो उसकी माँ, जिनका नाम रहता है रानी जिंदल, तो वही लिखे हैं हमने कि किंतु उसकी माँ रानी जिंदल अपने कृपापात्र अफसरों की सहायता से राजकाज देखती थी, और इन कृपापात्र अधिकारी ने एक ओर तो अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ की, और दूसरी ओर खालसा को अंग्रेजों पर आक्रमण के लिए उकसाया, और इससे आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हुई। शॉर्ट में समझ लीजिए हुआ क्या, रणजीत सिंह अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, राजधानी लाहौर था, अंग्रेज आया, एक संधि किया, चार्ल्स मेटकॉफ था और रणजीत सिंह था, अमृतसर की संधि हुआ। इसमें बोला गया कि सतलज नदी को हम लोग एक बॉर्डर रेखा मानते हैं, उसके उस साइड आप लोग अपना साम्राज्य चलाइए और इधर अंग्रेज रहेगा, इसके इधर आपको हिलना नहीं है। उसके बाद अंग्रेज वेट करता गया, अगला शासक बना खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद बना नैनीहाल, दोनों ख़त्म हो गया, खड़क सिंह भी ख़त्म, नैनीहाल भी ख़त्म। किसने ख़त्म किया इसको, ये ध्यानचंद ने, ध्यानचंद इसी का वजीर था। बाद में शासक बना दिलीप सिंह, जो कि छोटा था तो इसकी माँ इसके साथ शामिल हो गई। अब अंग्रेज़ों को मिला मौका, दिलीप सिंह छोटा है, साम्राज्य में कोई नहीं है, चलो युद्ध किया जाए। तो बस युद्ध प्रारंभ होने लगा। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में होता है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध पंजाब के फिरोजपुर जिले के आसपास लड़ा गया था। इस युद्ध में सिख साम्राज्य की हार हुई, इसका कुछ हिस्सा अंग्रेजों के अधीन आ गया। इस युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल थे।
अब गवर्नर जनरल क्या है, गवर्नर क्या है, ये अभी अभी रहने दीजिए, इसको मैं समझाऊंगा बाद वाले टॉपिक में। ये थोड़ा सा है, गवर्नर हो गया, गवर्नर जनरल हम लोग जब पढ़ेंगे, स्पेशली आगे एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। बहुत कुछ है इसमें पढ़ने लायक और याद रखने लायक। अभी सिंपल सा आप याद रखिए कि उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। अभी अगर आप ये गवर्नर जनरल के बारे में समझना चाहें तो सिंपल सा समझ लीजिए कि उस टाइम शासन का प्रमुख होता था, शासन का प्रमुख गवर्नर जनरल बोलते थे उस टाइम। तो कौन था उस टाइम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड हार्डिंग। तो चलिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख हो जाता है पराजय, सिखों की हार हो गया। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपका लाहौर की संधि के जरिए खत्म हुआ। फिर है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये होता है 1846 से 1849 तक। इस युद्ध का कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, राज्य हड़प नीति, राज्य को ही हड़प लो। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार करने के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति भेजा था, और चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजय रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से कंप्लीट पंजाब, किस प्रकार से अंग्रेज यहाँ पे कब्जा किया वो आपने देखा। लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर हीरा पंजाब राज्य से लेकर के इंग्लैंड की रानी को भेज दिया। तो हमारा देश का जो कोहिनूर हीरा था वो अभी भी इंग्लैंड में ही है। फिर है राजा रंजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह। देखिए, अंग्रेज तो यहाँ पे शासन ले लिया, शासन कब्जा लिया, कहाँ पे, पंजाब में। लेकिन दिलीप सिंह का क्या करेगा, वो तो छोटा बच्चा है, उससे लड़ भी नहीं पाएगा। मतलब दिलीप सिंह इतना छोटा बच्चा से क्या युद्ध करेगा, तो इसको भेज दिया कहीं बाहर। तो दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा हेतु लंदन भेज दिया। अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा अच्छा कर रहा है तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा चीज़ मतलब हासिल हो रहा है। देखिए पूरा देखिए, यहाँ पे अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया और उसके माता को भी पेंशन भोगी बना करके जम्मू कश्मीर भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया। अंतिम शासक था दिलीप सिंह, छोटा बच्चा है ये, इसको पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, दिलीप सिंह। और राजकाज का जो काम होता था वो इसकी माँ देखती थी, इसकी माँ था। तो अंग्रेज दिलीप सिंह को भेज दिया लंदन अच्छे शिक्षा देने के लिए, और इसके माता को भेज दिया जम्मू कश्मीर पेंशन देके। अब ऐसा इसलिए किया ताकि पंजाब पूरी तरीके से खाली हो सके, और पंजाब जब खाली हो गया तो अंग्रेज यहाँ पे पैर जमा लिया। अब दिलीप सिंह को अगर मान के चलिए पढ़ना ही है तो जितना खर्चा होगा, अगर वो लोग डील किया है तो उसको देगा, इसके माता को पेंशन देगा। लेकिन कब पेंशन बंद कर दे कहना मुश्किल है। अंग्रेज जो बोलते थे, मतलब अंग्रेजों पर तो भरोसा नहीं कर सकते ना। मान के चलिए 20 साल बाद इसका पेंशन रोक दिया, इसकी माता मतलब इसकी माँ को जो पेंशन दे रहा है, या फिर 20 साल बहुत हो गया, 5 साल बाद अगर पेंशन रोक देगा तो वापस जब ये आएगी यहाँ पे पंजाब अपना राज्य लेने, तब पता चलेगा इसका राज्य इसके हाथ में एकदम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि 5 साल में अंग्रेज पंजाब पर अधिकार तो करेंगे ही, इसका विस्तार भी तो करेंगे ना, अपने शक्ति को भी बढ़ाएंगे। अब इसकी माँ 5 साल बाद अगर यहाँ पे आएगी तो क्या लड़ पाएगी, या फिर दिलीप सिंह वापस आएगा तो क्या लड़ पाएगा, या कोई भी ले लीजिए, नहीं कर पाएगा। तो ये था अंग्रेज़ों का नीति। 5 साल में वहाँ पे लोग पहचान भी नहीं कर पाएगा दिलीप सिंह कौन था। 5 साल बहुत होता है, 10 साल में तो इंसान एक दूसरे को भी भूल जाता है। तो पंजाब पूरी तरीके से खाली हो गया और कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का पंजाब। एक बार हम लोग समअप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी। तो अवध राज्य हमने कंप्लीट किया, अवध पर भी
किसका कब्जा हो गया? अंग्रेज़ों का। फिर हैदराबाद में भी अंग्रेज आ गया। सहायक संधि को हमने देख लिया, लॉर्ड वेलेज़ली। फिर कर्नाटक के संस्थापक शहादत उल्ला खां, इसके बीच 3 युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। संधि की बात करें तो एक्सलापा चैंपल की संधि, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, और तीसरा में पेरिस की संधि। मैसूर की बात करें तो संस्थापक हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका खत्म हुआ था मद्रास के संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका समाप्त हुआ मंगलोर के संधि के तहत, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। और चतुर्थ में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया तो कोई नहीं बचा, अंग्रेज का सीधा कब्जा हो गया मैसूर में। फिर पंजाब राज्य में बात करेंगे तो रंजीत सिंह बहुत ही योग्य थे। रंजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार को देखते हुए एक संधि किया रंजीत सिंह और चार्ल्स मैडकॉफ ने। कहाँ पे? अमृतसर में 1809 में। ये संधि आपका इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य ये था कि साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना था रंजीत सिंह का, और सक्सेस भी हुआ अंग्रेज इसमें। फिर जब दिलीप सिंह यहाँ पे शासक बना तो उसकी माँ यहाँ पे इसकी सहायता करने के लिए राजकाज का जितने सारे काम था इसकी माता के द्वारा किया जाता था। फिर अंग्रेज़ों के द्वारा जब युद्ध हुआ आंग्ल सिख युद्ध, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर के संधि के जरिए ख़त्म हुआ। दूसरा में कुछ नहीं हुआ, सबको बाहर भेज दिया। इसकी माता को पेंशन भोगी बना दिया। अब कब पेंशन बंद कर दे खाना मुश्किल है। और दिलीप सिंह को अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब कल हम लोग देखेंगे बंगाल। बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे 2 युद्ध होगा। एक प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध के बाद एक बक्सर का युद्ध होता है, और ये दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लासी के युद्ध के तहत आपका अंग्रेज़ों का जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरा का पूरा बंगाल में फैल जाता है, बंगाल में पैर जमाने का मौका मिलता है। और बक्सर का युद्ध जब अंग्रेज जीतता है ना, तो पूरा का पूरा भारत अब अंग्रेज़ों के हवाले, हम लोग गुलाम बन जाते हैं अच्छे से बक्सर के युद्ध के बाद। उसके बाद अंग्रेज एकदम राज करता है अच्छा से। 1764 में ये युद्ध होता है ना, बक्सर का युद्ध। उसके बाद 1947 तक अंग्रेज का शासनकाल रहता है। तो अब हम लोग अगले क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग 1857 की क्रांति देखेंगे, और इस प्रकार से हमारा हिस्ट्री का ये जो पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री, ये करीब 8 से 9 क्लास चलेगा। 8, 9, खूब से खूब 10 क्लास में आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और इस 10 क्लास के साथ ही आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपका फिनिश हो जाएगा। और हम लोग मेंस में सिर्फ 2 क्वेश्चन को करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन जो आया हुआ है, और या फिर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गांधी जी, 1857 की क्रांति, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, यही सब। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।